जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज के ही दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है। बचपन में भील बालकों के साथ तीरंदाजी खेलते हुए अचूक निशानेबाज बने। ठीक है। शारीरिक क्षमता के साथ साथ अति बुद्धिमान और संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने अपने आप खुद को, ठीक है, प्रयागराज के आज़ाद पार्क में 27 फरवरी 1931 को क्या की थी, गोली मार ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म तिथि पर, जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। और आप सभी जो है एक बार सभी लोग जय हिंद का नारा लगाइएगा। उसके बाद हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं और इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना आज कि रास पंचाधायी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, बताइएगा। नंददास, वृंदावन दास, जयनंदा या नरहरि चक्रवर्ती, बताइएगा। जो रास पंचाधायी पुस्तक है उसके लेखक निम्न में से कौन है? नंददास जी हैं, वृंदावन दास हैं, जयनंदा हैं या नरहरि चक्रवर्ती हैं, बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर बेटा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नंददास जी ने रास पंचाध्यायी पुस्तक को लिखा है। वृंदावन दास जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। क्या नाम है? चैतन्य भागवत। ठीक है। जयनंदा जी के द्वारा चैतन्य मंगल, कौन सी लिखी गई है? चैतन्य मंगल। और नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, भक्ति रत्नाकर, याद रखिएगा आप लोग। तो पहले प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? पोलैंड, लातविया, रूस या नॉर्वे? तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ से देखिएगा बाल्टिक सी है ये। ठीक है, ये क्या है? बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर की सीमा कहाँ से लगती है ये देखिएगा आप लोग। ये तो एक देश है डेनमार्क, किससे लगती है? डेनमार्क से लगती है। दूसरा जर्मनी का हिस्सा भी इससे लगता है। तीसरा पोलैंड का हिस्सा लगता है। ये देखिएगा थोड़ा सा रूस का भी हिस्सा लगता है, थोड़ा सा लिथुआनिया का भी लगता है। ठीक है, ये लातविया का हिस्सा लगता है। इसके साथ में एस्टोनिया का हिस्सा लगता है, फिनलैंड का लगता है, स्वीडन का लगता है। लेकिन आपको कहीं पर भी देखो, पोलैंड है, लातविया है, रूस है, लेकिन नॉर्वे कहीं पर नहीं है। तो बाल्टिक सागर से कौन नहीं लगता है? तो याद रखिएगा नॉर्वे की सीमा नहीं लगती है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गल्फ ऑफ बोथानिया, क्या पूछ लिया जाए? गल्फ ऑफ बोथानिया कहाँ पर स्थित है? तो फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन देश के मध्य में कौन स्थित है? तो गल्फ ऑफ बोथानिया स्थित है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो याद रखना फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में कौन है? तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। और 32वें सदस्य के रूप में कौन भाग लेगा? अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो स्वीडन लेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। नॉर्वे की राजधानी क्या है बेटा? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बताइएगा। देखिएगा अच्छे से आप लोग प्रश्नों को करते हुए चलिएगा, आप लोगों की खुद ही इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाँ, शायद 2-3 दिन की पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिली है, तो आज मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ वगैरह जो है उसको भेज दूंगा। 2-3 क्लासेस की मिक्स एक ही साथ में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी भाई एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा आप लोग।
चलिए, तो राष्ट्रीय जैविक केंद्र खेती केंद्र जो है बेटा वो गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो गोरखपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है बेटा? तो यह है वाराणसी के अंदर। कहाँ पर है बेटा? वाराणसी में स्थित है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा गलत है? तो गोरखपुर गलत है। ठीक है, गोरखपुर में क्या है? तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, इसके साथ में गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है, कानपुर गंगा नदी के, गोरखपुर राप्ती और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा कि अटाला देवी मस्जिद के निर्माता निम्न में से कौन थे? इब्राहिम शाह सरकी, बली मोहम्मद, नुसरत शाह, सिकंदर शाह। बताइएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो आप लोग आंसर करिएगा, अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर थी? तो जौनपुर में थी। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? जौनपुर में। पहले ये अटाला देवी मंदिर था, लेकिन उस समय सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने इसको तोड़कर इसको क्या दे दिया? मस्जिद का स्वरूप दे दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मध्यकालीन के समय में जौनपुर को क्या कहा जाता था? तो भारत का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, जो आपके बली मोहम्मद हैं, इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था छोटा सोना मस्जिद। क्या नाम था? छोटा सोना मस्जिद। सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। मैं पहले बता दूं कि छोटा सोना मस्जिद कहाँ है, वो किसने बनवाई थी। और छोटा सोना मस्जिद जो है ये वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश में। नुसरत शाह के द्वारा जो है वो कदम रसूल मस्जिद बनवाई गई थी। कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? कदम रसूल मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और सिकंदर शाह ने जो है वो अदीना मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान देकर आप लोग पढ़िएगा। और ये पंडुआ पश्चिम बंगाल में, ये भी कहाँ पर है? पंडुआ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि अटाला देवी मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। और देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का ही है। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो जौनपुर का है। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न है हमारा कि मिताली एक्सप्रेस निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलती है? ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका से कोलकाता या ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। बताइएगा। तो देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 एक्सप्रेस चलती हैं। ठीक है, हम लोग ट्रेनों के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं। तो एक कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। और मिताली एक्सप्रेस जो है बेटा, ठीक है, वो कहाँ किसके मध्य चलती है? तो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी से। ठीक है, तो सही आंसर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन और एक चलती है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस, जो कि ढाका से कोलकाता चलती है। ठीक है, इसके साथ में एक एक्सप्रेस है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? बंधन एक्सप्रेस, जो कि खुलना से, बांग्लादेश के खुलना से कोलकाता तक चलती है। तो 3 ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य में। एक कौन सी? बंधन, दूसरी मैत्री और तीसरी मिताली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा कि पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर, ये पात्र नहीं है, ठीक है, भांड पाथर किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। देखिएगा ये लोक नृत्य है वहाँ का, ठीक है, कि पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से है, गुजरात से है, उत्तर प्रदेश से है या असम से है? बताइएगा। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के और लोक नृत्य कौन से हैं ज़रा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक का नाम है डमहल। कौन सा नृत्य है? डमहल नृत्य है, ठीक है। एक कौन सा है? रऊफ नृत्य है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके साथ में हिकात नृत्य है। और कौन सा नृत्य है? तो हिकात के साथ साथ में एक नृत्य है कुद नृत्य। कौन सा बेटा? कुद नृत्य है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो क्या हो जाएगी? श्रीनगर हो जाएगी, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? जल्दी से बताइएगा। तो मनोज सिन्हा है। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक है। इसके साथ में ही जम्मू कश्मीर में ही क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील, वो भी कहाँ पर है? तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। बताइएगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिएगा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कर्क रेखा जा रही है, ये बिल्कुल कौन कौन से राज्य से होकर जा रही है? तो आप लोग देखिएगा पूरब से, मैं वो पश्चिम से पूर्व बता रहा हूँ, ठीक है। ये इधर क्या है? पश्चिम है, और इधर क्या है? पूर्व है। तो सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से, ठीक है। गुजरात के बाद में किस में प्रवेश करती है? तो राजस्थान में, ठीक है। गुजरात के बाद कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ प्रवेश करती है? झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती। कुल कितने राज्यों से गुजरती है? कुल राज्य कितने हो जाएंगे? तो बेटा 8 हो जाएंगे, ठीक है। कुल 8 राज्यों से होकर कौन गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ें। अब देखिएगा आगे से कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के लिए जो जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, जहाँ पर चित्रित समझाने वाली चीज़ें होंगी मैप से, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे को लेकर आऊँ, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। स्वर्णरेखा नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी या फिर सोन नदी? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा सबसे पहले तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और इसको क्या कहा जाता है? तो देखिएगा पहली बात तो घोड़े के नाल के समान है। यह जलप्रपात कैसा है? घोड़े के नाल के समान, ठीक है। और इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा फॉल या नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और ये बेटा इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा स्थित है? तो बेटा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है बेटा? ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। याद रखिएगा। इसके साथ में ही आप लोगों के जो नर्मदा नदी है इस पर कौन कौन सा है?
तो बेटा एक इस पर है कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, कौन सा है, कपिलधारा जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है, दूध सागर नहीं पूछ रहा हूँ, दुग्धधारा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये बेटा मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में भेड़ाघाट पहाड़ी से, कपिलधारा, दुग्धधारा, ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित हैं, ठीक है। 8वें प्रश्न का सही आंसर के बच्चा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी निम्न में से कौन सी है, हनोई, नामपेन, यांगून या वियंतिने, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि वियतनाम की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो वियतनाम एक एशियाई देश है, ये आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और जो वियतनाम है इसकी राजधानी बेटा क्या है, हनोई है, क्या है, हनोई है। नामपेन जो है वो किसकी राजधानी है, तो कंबोडिया देश की है, ठीक है, कहाँ की है, कंबोडिया की। यांगून जो है, अगर ऑप्शन में नेपीदा नहीं मिलता है तो म्यांमार की राजधानी पहले क्या थी, यांगून थी। और वियंतिने जो राजधानी है वो किसकी है, लाओस की है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है, तो नेपीदा है, कौन सी हो जाएगी, नेपीदा। लाओस जो है, ठीक है, वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, लाओस है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 22 संबंधित है अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता या अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा अस्पृश्यता का अंत किस में है, तो अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 22 में बेटा क्या है, तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो बेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। इसके बाद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और ये सारे बेटा क्या हैं, मूल अधिकार हैं, ये सब क्या है, मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, अमेरिका से लिए हैं। किस भाग में है संविधान के, तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है ये, और शेयर भी अधिक से अधिक करिएगा। 11वां प्रश्न है, हाँ कल मैंने प्रश्न जो पूछा था, एक शायद मैंने प्रश्न पूछा था, मुझे याद नहीं है कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई थी। तो एक तो समर्थ ने सही आंसर दिया था, दूसरा मान्या त्रिवेदी उसने आंसर सही दिए थे, और उसने सारे विजेताओं के भी नाम बताए थे, पुरुष एकल का विजेता कौन है, महिला एकल कौन है, तो मान्या त्रिवेदी ने ये सारे आंसर दिए थे, ठीक है। तो भाई बाकी सभी लोग भी आंसर किया करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई, नई दिल्ली, गोवा, वाराणसी या अहमदाबाद, बताइएगा। देखिएगा एससीओ कुल सदस्य कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है, 8 सदस्य हैं इसमें। 9वां सदस्य जो है वो कौन बन सकता है, ईरान, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, गोवा में हुई। हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन के
रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक तो गोवा में हुई, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। वाराणसी जो है वो एससीओ की क्या है? सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी है। ठीक है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक को, देवदत्त चंद को, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को या अनंत महेश्वरी को? देखिएगा, कल भी मैंने आप लोगों को नियुक्तियां पढ़ाई थी और आज भी एक नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका नया प्रबंध निदेशक जो है और सीईओ वो देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपके रजनीश कर्नाटक हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के ठीक है बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है ये भारत के क्या बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। और अनंत माहेश्वरी जो है ये नैस्कॉम किसके? ये नैस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है हमारा कि संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 सदस्य, 30 सदस्य या 20 सदस्य? बताइएगा। जो संसद की प्राक्कलन समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बेटा इसमें कुल जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो किससे चुने जाते हैं? लोकसभा से। ठीक है, इसके साथ में ही जो आपकी लोक लेखा समिति होती है, कौन सी? लोक लेखा समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं बेटा? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य किससे? लोकसभा से। और 7 सदस्य जो होते हैं वो किससे? राज्यसभा से। ठीक है, इसके साथ में जो लोक उपक्रम समिति होती है इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22, जिनमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने 3 प्रश्न और रखे हैं आप लोगों के इसके लिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? और लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा, लोक लेखा समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। तो वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, इसके साथ में जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भाजपा के एक सांसद हैं जिनका नाम है गिरीश बापट। क्या नाम है? गिरीश बापट। ठीक है, इसके साथ में जो लोक उपक्रम समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है संतोष गंगवार, बरेली के हैं। ठीक है, संतोष गंगवार हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का? सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के गिरीश बापट। लोक उपक्रम समिति के संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट 2023-24 में अनुमानित
आवंटित राशि जो हुई है उसमें से सही सुमेलित है। मतलब किसके लिए जो बजट आवंटित हुआ है वो सही सुमेलित है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 80,000 करोड़ रुपए। इसके साथ में स्वास्थ्य शोध विभाग के लिए 9,155 करोड़ रुपए, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए। बताइएगा कौन सा डेटा जो है वो सही है। तो देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 80,000 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं, बल्कि कितने दिए गए हैं, 86,175 करोड़, ठीक है। 86,175 करोड़, सब में करोड़ आप लोग लगा लीजिएगा। स्वास्थ्य शोध विभाग के लिए जो है वो 9,155 करोड़ नहीं दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 2,980 करोड़ रुपए, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए ना देकर कितने दिए गए हैं, 7,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो एक ही सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है हमारा कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया या युगांडा। तो आप लोग ये जानते ही हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर है बेटा, तो तंजानिया में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरक्को में कौन सा है, तो मोरक्को में जो है वो तूबकल पर्वत है, ठीक है। अल्जीरिया में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, हागर पर्वत है, ठीक है। और युगांडा जो है, युगांडा में एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है स्टेनली, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मोरक्को की राजधानी क्या है, रवात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, और दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, बताइएगा। तो देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। कहाँ पर है बेटा, चंदौली में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चंदौली को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का, ना कि भारत का, ठीक है। बरेली उत्तर प्रदेश में जो है 1857 में बरेली का नेतृत्व किसने किया था, तो बेटा खान बहादुर खान ने किया था। किसने, खान बहादुर खान ने किया था। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, ठीक है। किसने किया था, बेगम हजरत महल। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई जी ने, कानपुर का नाना साहब और तात्या टोपे ने, ठीक है। बिहार का कुंवर जगदीश ने, ठीक है। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था, और भारत के जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, बताइएगा। तो देखिएगा, दिसंबर 2022 में सुदर्शन सैन्य प्रहार जो है वो भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान में, थार मरुस्थल में। कहाँ पर बेटा, राजस्थान में। और फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है वो फरीदाबाद में हुआ, वो हुआ है तुमकुर कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ, तुमकुर
कर्नाटक, और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और भारत जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो फरीदाबाद में। कहाँ पर किया जा रहा है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे। अब आप लोगों को एक प्रश्न जो है वो होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग जो है उसका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, कल का आंसर मैंने पूछा था, तो कल का आंसर जो था मैंने बताया था कि एक तो मान्या, ठीक है, और दूसरा समर्थ, इन दो लोगों ने आंसर किया था। बाकी भैया सभी लोग अलग अलग जलवे में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न बताना है कि वर्ष 2011 की देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना से जो भी आप लोगों को फैक्ट मिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखकर कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पीडीएफ जो है इसकी सबकी आज जो है मैं आज कोशिश करूँगा कि आज सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलिए, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।